राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या पाठ का तीसरा लेक्चर है। आज का पहला टॉपिक होगा हैदराबाद का विलय। मतलब हैदराबाद एक देशी रियासत था। आजादी के बाद हैदराबाद देशी रियासत को भारतीय संघ में कैसे मिलाया गया, मिलाने के लिए कौन कौन से हथकंडे तौर तरीके अपनाए गए, इस मुद्दा पर हम सब पहले चर्चा करेंगे। एक मिनट से हमने चर्चा किया कि हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। तो हैदराबाद एक ब्रिटिश काल में बहुत बड़ा राज्य था और हैदराबाद के जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, उसे निजाम कहा जाता था। और हैदराबाद जो रियासत था उसका वर्तमान विस्तार की हम बात कर लें तो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ जिला उस समय के हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आता था। आपको बता दें, भारत को आजादी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा मिला। गलत कि सही? उसमें 3 शर्तें थी। शायद इस शर्त सारे बच्चों को पता है कि जिसे भारत में रहना है उसे वह भारत में रहे, जिसे पाकिस्तान में जाना है वह पाकिस्तान में जाए, और जिसे स्वतंत्र रहना है उसे स्वतंत्र रहे। गलत कि सही? ऐसा नहीं कि 3 ही केवल शर्त था, और भी शर्त थी, लेकिन हमें यहाँ केवल 3 शर्त से मतलब है जो समझाने में हमको सहूलियत हो। ये जो हैदराबाद के निजाम थे, इसने भी तीसरा विकल्प चुना था। क्या रहने का? स्वतंत्र रहने का। इसका मानना था कि हमारे रियासत को स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया जाए, ना मैं भारत के साथ रहूं
स्वतंत्र रहने का मतलब पूछते हैं आप लोग, एक अलग देश हो जाता, हैदराबाद एक अलग देश हो जाता, लेकिन मन ही मन हैदराबाद के जो निजाम थे पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, भारत के लोगों को कुछ नहीं था। 300 करोड़ रुपया निजाम ने वादा किया था पाकिस्तान को देने का। 300 करोड़ छोटी मोटी धनराशि नहीं है। एक और विशेष बात थी कि हैदराबाद के जो निजाम थे वह मुसलमान थे और इसकी जो प्रजा थी अधिकांश प्रजा हिंदू थी। निजाम चाहता था कि हमारा रियासत स्वतंत्र रियासत रहे और प्रजा चाहती थी कि नहीं, हम भारत में मिल जाए। निजाम की इच्छा के विरुद्ध, राजा की इच्छा के विरुद्ध वहां की प्रजा चाहती थी। संयोग से हैदराबाद जो देसी रियासत था वहां की जो जनता थी कम्युनिस्ट से मिला हुआ था। किससे? वहां के लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे। तो हैदराबाद की पुरुष भले ही पीछे रह गए लेकिन महिला आंदोलन शुरू कर दी। कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर हैदराबाद के पुरुष भी और महिला भी क्या शुरू कर दी? आंदोलन। आंदोलन क्यों की? इसलिए नहीं कि हमें स्वतंत्र, इसलिए कही क्योंकि निजाम चाहता था कि स्वतंत्र राज्य हो और लोग चाहते थे कि वो भारत में मिले। तो भावनाओं को जब दबाने का प्रयास किया गया तो हैदराबाद की जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया। उस आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने एक सैन्य दास्ता का गठन किया जिसका नाम था रजाकार। पूछा गया, एक बार प्रश्न है कि रजाकार कौन था? तो हैदराबाद के निजाम ने अपने राज्य में, अपने रियासत में उठ रही जन आंदोलन को दबाने के लिए एक अर्धसैनिक बल का गठन किया था। उसी अर्धसैनिक बल को रजाकार, या यूं कह सकते हो निजाम के सेना को, निवाजाम के पुलिस को नहीं, हम कह सकते हैं निजाम के पुलिस, निजाम का जो निजी पुलिस था उसे क्या कहा गया? रजाकार कहा गया। इस बात की जानकारी किसे मिल गई? हमारे भारत के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क और भारत की जिसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी की शुरुआत किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम था वल्लभ भाई पटेल। इन्हें सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली सत्याग्रह के समय बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, क्योंकि आंदोलन का इन्होंने कुशलतापूर्वक संचालन करने का काम किया था। हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उस तक थोड़ा सा दबाने का प्रयास करता है। आगे पढ़ोगे तो मिलेगा आपको। वहां पहुंचे और निजाम पर दबाव डाला कि जनता की इच्छा है कि भारत में मिले। अब जनता की भावना को दबाते क्यों? अब तो संविधान के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई है, गलत की सही? तो आप अविलंब अपने रियासत को भारतीय संघ में क्या कर दो? मिला दो, विलय कर दो। निजाम ने ऐसा करने से क्या कर दिया? इनकार किया। तो है ऑलरेडी हमारे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पुलिस दल लेकर गए थे, पुलिस दास्ता लेकर गए थे। उन्होंने सीधा खुले तौर पर धमकी दिया था कि यदि आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो बिल्डिंग के बाहर निकलने के बाद मैं तो सुरक्षित रहूंगा लेकिन तुम और तुम्हारे बिल्डिंग सुरक्षित क्या होगा? अगला शासन करने के लिए पीढ़ी नहीं बचेगा, क्योंकि जनता की यही इच्छा है। निजाम भावना को क्या हो गया? समझ गया और भावना को समझते हुए इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और संयोग से उनका मंत्री परिषद का मीटिंग चल रहा था, मंत्री परिषद के सारे मंत्रियों से भी क्या करा दिया? सिग्नेचर करा दिया। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि सितंबर 1948 में
पुलिस कार्रवाई के द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद का भारतीय संघ में क्या हो गया? विलय हो गया। हैदराबाद के तरह एक और देशी रियासत था, नाम था जूनागढ़। और आप जानते हैं वर्तमान समय में जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बहुत ज्यादा ये भी दाएं भाएं ये कर रहा था। ये इसका तो सीधा कहना था कि हम रहेंगे इंडिया के भौगोलिक सीमा में ही, लेकिन समर्थन किसका करेंगे? पाकिस्तान का। क्योंकि हमारे जिन्ना साहब जो थे, लियाकत अली साहब जो थे, बहुत बड़का ऑफर दिया था इनको, तुम्हें मैं अपना पाकिस्तान का क्या बना दूंगा? दीवान बना दूंगा। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर पूरा लिखा थी। इसको तो छछुंदर के मुंह पर चमेली के तेल वाली कहानी हो गई थी। औकात से बड़ा पद मिलने वाला था, लेकिन जैसे ही इन्होंने सुना कि सरदार पटेल तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा किसको मिला लिया? हैदराबाद को मिला लिया। तो हम तो हैदराबाद के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं। हम तो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। पहले ही अपने से तो हम कहते हैं जनमत संग्रह के द्वारा, स्वेच्छा से। सरदार पटेल के पहुंचने से पहले इसने विलय पत्र लिख करके भिजवा दिया कि हम अपने स्वेच्छा से, खुशी से, हमें कोई शर्म दर्द नहीं है भारत में मिलने में, ऐसे मिल गया। तीसरा एक समस्या और थी मणिपुर का। किसका था? मणिपुर का विलय कैसे होता है? तो मणिपुर वर्तमान समय में भारत के उत्तर और पूरब में स्थित एक छोटा सा राज्य है। गलत कि सही? भारत के उत्तर पूरब में पहले 7 राज्य था, जिसे 7 सिस्टर, 7 बहनें कहा जाता था। 9 में पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन सिक्किम को मिला दिया गया तो भारत के उत्तर और पूरब में कितने राज्य हो गए? 8। अब 7 नहीं, 8 बहनें हो गई। गलत कि सही? तो उसी 8 बहनों में एक बहन का नाम क्या था? मणिपुर। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। क्या नाम था? बोध चंद्र सिंह यहाँ के क्या थे? राजा थे। बोधचंद्र सिंह आजादी से पहले ही, और यहां पर मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, ज्यादा शर्मिंदा हमको ना कीजिएगा। खड़ा हुई श्रीमान, लाजाता क्या है? खड़ा होने में देर क्या है? भारत को आजादी कब मिली, तारीख सहित बताना है। हाँ ठीक, 15 अगस्त 1900। 15 दिन के बाद श्रीमान आए हैं। हमको लगा कहीं जो पढ़ा वो चाट उठ के न आया, क्योंकि अपने यहाँ का नियम है, जो जो मुर्गी मोटाती है त्यों तो दुम सुट खाती है वाली कहानी है। ठीक बोला है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को क्या मिली थी? बोधचंद्र सिंह ने आजादी से पहले ही घोषणा कर दिया था कि हमारा रियासत भारतीय संघ में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। सहमति पत्र पर लिख दिया था। उस सहमति पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ, क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन नाम से एक सहमति पत्र पर आजादी से पहले ही लिख दिया कि मैं अपने रियासत को भारतीय संघ में क्या करूंगा? विलय करूंगा। लेकिन जनता का दबाव था कि सीधे के नाम विलय करा दीजिएगा। हमसे पूछे हैं, आप राजा हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कहोगा छत पर से कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे। हमसे पूछिए कि हम प्रजा मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते, पूछना तो फर्ज बनता है। तो जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जून 1947
48 में क्या कराया? चुनाव कराया। और चुनाव के बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। कौन? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई के बाद जान लीजिए, मणिपुर भारत का पहला राज्य था। आजादी के बाद मणिपुर भारत का पहला राज्य था। याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण लाइन है। मणिपुर भारत का पहला राज्य था जहां वयस्क मताधिकार द्वारा क्या हुआ? चुनाव हुआ। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ऐसे एक प्रश्न मैं इमामुद्दीन से करना चाहूंगा, खड़ा हो जाओ। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? दोनों बात दो हो गया, 2 साल का अंतर आपने कहा। 1950 को दिया, 52 को दिया। हाँ, 52 में हुआ। कब हुआ? सितंबर। 52 से पहले तो आजादी के बाद चुनाव हुआ ही नहीं था। 47 में आजादी मिली, तो मणिपुर में अगर 48 में हुआ तो पहला बन गया ना। ऐसे। और एक और प्रश्न सुदामा से, खरा हो न होगा तो हम तो उत्तर देवे करेंगे। सरवाना क्या है? सोचता है कि बहुत बड़ा, हिमालय से बड़ा प्रश्न कर देंगे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा अभी कितनी है और पहले कितना था? प्रश्न भारी नहीं है, तो आसान है। अभी कितनी है और पहले कितना था? अभी 18। हाँ, पहले कैसे? ठीक बोला रमन। हालांकि सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जान रहे हैं, अभी वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा पहले कितना था? और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर, खैर ये वाला बात तो हो गया। अब लास्ट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब सेकेंड लास्ट, एक और छोटा सा और बच जाता है, राज्यों का पुनर्गठन। किसका? राज्यों का पुनर्गठन। भारत के जो राज्य थे उसका पुनर्गठन। पहले तो ऑलरेडी राज्य था, लेकिन पुनः सबसे मिलाकर, सभी रियासतों को मिलाकर नए तरीके से राज्य का सीमांकन कैसे किया गया, इस मुद्दा पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान बन रहा था तो एक बात आई कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। किस आधार पर? राज्यों के पुनर्गठन करने की बात आई, लेकिन किस आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात आई कि शासन करने में जैसे दिक्कत हो, जैसे बच्चों हम पर प्रेशर होता है कि सर क्लासरूम को और बढ़ाइए, तो हम ये सोच के नहीं बढ़ाते हैं कि हमारी जो प्रशासनिक पकड़ है वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। क्योंकि जब तक बच्चों से हमारा आई कांटेक्ट नहीं होगा, हम ईमानदारी से नहीं पढ़ा पाएंगे। और जब आई कांटेक्ट नहीं होगा तो वह बच्चा पीछे बैठकर मोबाइल चलाएगा कि खैनी खाएगा, हमको खुद पता नहीं चलेगा। गलत बोल रहा हूं? सही भाई, हमारी जहां तक बच्चों से फेस टू फेस स्पष्ट में पहचान सकूं चेहरा, उतना तक है तो ठीक है। सरकार ने अगर पॉलिसी बनाई है छोटे बच्चों के लिए या सबके लिए 1:30 या 40, खैर हम उससे दुगुना पर चल रहे हैं, नहीं यह भी ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो और ज्यादा भारी अपराध हो जाएगा। न सरकारी हो तो प्राइवेट वाले को तो और चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। गलत कि सही? अगर अच्छा 500-500 बैठाता है तो याद रखिएगा, वो लड़का आता है, जाता है, पढ़ता है, लेकिन कुछ समझ में आता है। मैं 10 को है जो समझता है ईमानदारी से।
इस बात को आप लोग भी भली भांति जान रहे हो। और बच्चा तो अज्ञानी है, उसे क्या, वो तो देखता है भीड़ में तो मजा आता है, पीछे ताली बजाने में, गपशप करने में, फ्री फायर खेलने में, उसे तो मजा आता है। उसे क्या पता। हम तो यहाँ क्लास लेता हूँ, पीछे से इतना क्लास से इतना सीटी चलता है 9 बजे के बाद, जिसका हिसाब नहीं है। हाँ बोल दीजिए, जो मन है बोल दीजिए। बता रहा हूँ, दृष्टि में बच्चा मत कहिए। वहां पर ग्रेजुएट लोग जाते हैं और अपने जीवन के मुकाम को हासिल करने के लिए जाते हैं। और यहाँ आप लोग जो हैं वो मेरे लिए पढ़ते, अपना बाबूजी के लिए पढ़ते हो। पढ़ के अच्छा नंबर लाएंगे तो कोचिंग डिसेंट वाले का नाम होगा, न तो हमारा गांव में बाबूजी के नाम फलाना के बेटा टॉप कर गए। और जब तक तुम्हारे मन में होगा कि मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, जीवन में कुछ नहीं होगा। जीवन में कुछ करना है तो अपने लिए। और दिल्ली में चाहे वो दृष्टि हो, चाहे राउज हो, या अन्य भी जो भी संस्थान है, अगर वहां बच्चे जाते हैं पढ़ने तो अपने लिए, अपना बाप के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए एक बार किसी ने पूछा कि तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो एक बच्चा ने कहा कि हमारे बाबूजी का सपना था। तो कहीं बाबूजी सपना बदल लिए तो तुम अपना लक्ष्य बदल लेगा। तो बाबूजी के सपना को पूरा करने के लिए काम करने वाले जीवन में सफल नहीं होते हैं। तुम्हारा खुद का सपना होना चाहिए, तुम्हारा खुद का लक्ष्य होना चाहिए। गलत कि सही? क्योंकि खुद का लक्ष्य होगा तो कुछ कर पाओगे। किसी अन्य के लक्ष्य को पूरा करना है तो कुछ नहीं कर पाओगे शायद। तो अपने लिए करो। अभी आप लोग अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, मेरे लिए, नहीं तो अपने पापा जी के लिए। मेरे लिए पढ़ता तो चोरी करता यहाँ। जब थोड़ा देर में बाहर निकलता हूँ टेस्ट के दिन, दिखाओ दिखाओ, न दोस्तों को धमकी दे देता, न देखो चल बाहर, न कहे देखे। हम कराता था कंप्लेन कि सर हम ना दिखाए थे, धमकी दे रहा था। हम प्रिंस से वो धमकी दे दिया था कितने। आयो, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, ऐसा बात आई। तो एक नेता थे दक्षिण भारत का, श्री राम माल्लू। क्या नाम था? श्री राम माल्लू उनका नाम था। इनका था कि नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर यदि होगा तो मैं आमरण अनशन करूंगा। इन्होंने कहा था कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा नहीं। और 1953 में आपको बता दूं, नेहरू की सरकार ने 1900, इसको बाद में बताऊंगा, नेहरू की सरकार ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग का भी गठन कर दिया था। सही बात है ना? आयोग ने अपना रिपोर्ट दे दिया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इतने राज्य हों। जैसे ही आयोग का गठन किया, रामालू अनशन पर बैठ गए। और आपको हमने शायद पढ़ा कि 58 या 59 दिन आमरण भूखे रह गए, भूख हड़ताल करके, अन्न कुछ नहीं पिया। स्थिति बहुत नॉर्मल हो गई। अब ये नॉर्मल हो गई, इंसान क्या हो गया, मर गया। नेहरू की सरकार डगमगाने लगी थी। इनको मजबूरी में आकर झुककर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का मान्यता दिया गया। मिली में मिला, लेकिन मरने के बाद मिला। और 53 में आंध्र प्रदेश को तो मिल गया, क्योंकि श्री रामालू आंध्र प्रदेश के ही थे। और आपको बता दें, उसी 1953 में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग बना, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली इसके क्या थे? इस राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे गठन 53, उसका अध्यक्ष थे। और 2 और मेंबर थे इसमें, हाँ, के.एम. पनिक्कर और हृदयलाल गुंजारू। हृदयलाल गुंजारू 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया?
कब किया गया? हमारे बात को ध्यान दो ना तो गड़बड़ा जाएगा। पूछा गया कई बार प्रश्न, और आज के अभी तक जितना मैं पढ़ाया हूं इसमें से 2 प्रश्न ऐसा है जो बार बार पूछा हुआ है अभी तक लिखा हुआ पेपर से। हाँ, वस्तुनिष्ठ में, पॉलिटिकल साइंस में, कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? और राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? और एक बार डाल दिया था, इनमें कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? तो 3 गो थे, जो उसमें रहा होगा सो नहीं थे, इस 3 को अलावा। तो अब ऑप्शन में तो कुछ डाल सकता है ना, हम क्या उसका नाम ले लें, हम सही बताएंगे, गलती वाला क्यों बताए? ये आया, और इस आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया? तो 1955 ईस्वी में अपना क्या दे दिया? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने रिपोर्ट 1955 में दिया और कहा कि 16 गो राज्य बनाए जाए। कितने राज्य? 16। और 3 केंद्र शासित को हम संघ शासित भी कहते हैं। क्या जी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य बनाने की बात किया? केंद्र शासित का 3 केंद्र शासित राज्य बनाने की बात किया। अब मन में क्या प्रश्न होगा? मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई प्रश्न करे, हालांकि आपके फाइनल परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि राज्य और केंद्र शासित राज्य में क्या अंतर है, कई बार प्रश्न किया गया है कि राज्य और केंद्र शासित राज्य में, तो पहला अंतर जान लो, राज्य में विधानसभा होता है। राज्य में विधानसभा, अपवाद पर ध्यान न दे, आपके मुस्कुराने का लक्ष्य यही है कि अपवाद पर जा रहे हैं आप। हाँ, राज्य में विधानसभा होता है, केंद्र शासित राज्य में विधानसभा, लेकिन अपवाद है दिल्ली और पुदुचेरी। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया है, 69वां। गलत कि सही? दूसरा, राज्य का शासन मुख्यमंत्री चलाते हैं और केंद्र शासित राज्य में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, न होते ही नहीं है। वहां राज्यपाल, अपवाद दिल्ली और पुडुचेरी है। अब तो जम्मू कश्मीर भी हो गया है अपवाद, तो अपवाद पहले ही बोला हूं, उसको छोड़ के चलना है। राज्य में राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित राज्य में राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं। 2 नंबर का 3 लाइन बोल दिए नहीं। तो चौथा अंतर भी लिख सकते हो, राज्य का शासन जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन केंद्र शासित राज्य का प्रशासन केंद्र के द्वारा नामित या राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट या मनोनीत किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। ये अंतर है राज्य और केंद्र शासित राज्य में। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न है, राज्य कितने बने? सिफारिश किया, ये न बन गया। क्या किया? सिफारिश किया कि 16 गो राज्य बनाया जाए, 3 गो किस आधार पर? और इसकी रिपोर्ट को लागू कब किया गया? तो 1956 में इसकी रिपोर्ट को क्या किया गया? लागू किया गया। तो नेहरू की सरकार ने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। क्या कर दिया? चेंजिंग कर दिया। चेंजिंग क्या किया कि राज्य 16 के जगह कितना कर दिया? 14। और केंद्र शासित की बात करते हैं तो केंद्र शासित क्या कर दिया? 6 की 5 कितना किया देख लो, 6 कर दिया। थोड़ा हेरफेर कर दिया, बढ़ गया। अब जैसे ही भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो गया तो एक बहुत लमहर विवाद शुरू हो गया, बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया। कई अन्य राज्य में भाषा के आधार पर इन 14 राज्यों के अलावा और डिमांड बढ़ने लगा। जैसे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, कहा कि तो यहां हिंदी भाषी बोलने वाले
एक नया राज्य की मांग करने लगे, उसका नाम था विदर्भ। क्या नाम था? और आपको पता है कि भारत के संविधान में नेपाली को मतलब राज्य मतलब भाषा का दर्जा दिया गया है। 22 में से एक भाषा नेपाली है। तो हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत ऐसे लोग हैं जो नेपाली भाषा बोलते हैं, और वो नेपाली लोग गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। नेपाली भाषा बोलने वाले, ये सारे प्रश्न अनाप शनाप मत समझिएगा, पूछा गया प्रश्न है। गोरखालैंड। फिर असम में रहने वाले लोग, असम के लोग भी एक मांग करने लगा, असम वाला। बोडोलैंड, कौन लैंड? बोडोलैंड राज्य की मांग करने लगा। मतलब ये समझे कि भाषाई दंगा, कौन दंगा? भाषाई दंगा प्रारंभ हो गया। लोग आंदोलन करने लगे। हमने तो 3 लिया, और भी है। उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग चल रही है, बिहार में भोजसर मिथिलांचल की मांग चल रही है। हम तो पहले की बात केवल बोला हूं। अभी तो अगर भाषा के आधार पर सबके बात को सुन लिया जाए, 50 राज बन जाएगा, अमेरिका को फेल कर देगा, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है। नेहरू ने इस विवाद को दूर करने के लिए क्या किया? पंजाब और बंबई, ये दोनों को 2 भाषी राज्य बना दिया। बात समझ गए? राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ, लेकिन 2 ऐसे राज्य बने जो 2 भाषी बने, पंजाब और। आंदोलन शुरू हो गया। सरकार को अंत में क्या करना पड़ा? पंजाब को 1966 में 2 भागों में तोड़ना पड़ा। एक बन गया पंजाब, और हिंदी वाला को क्या बना दिया? लुधियाना नहीं, हरियाणा। 1960 में बंबई को भी 2 भागों में तोड़ना पड़ा। बंबई को 1960 में 2 भागों में तोड़ना पड़ा। एक हिंदी वाला, एक गुजरात बन गया और एक महाराष्ट्र बन गया। जब महाराष्ट्र बन गया तो यही महाराष्ट्र वाला कहा कि ये तो सब मराठी है, हम तो हिंदी वाले का वैल्यू खत्म हो गया। तो महाराष्ट्र में हिंदी वाला विदर्भ का मांग करना शुरू कर दिया। गुजरात में भी कुछ हिंदी वाले हैं, वो सौराष्ट्र की मांग करना शुरू कर दिया। माने महाराष्ट्र में अगर ये हो गया तो यहां विवाद हुआ, तब पुनः गुजरात में एक नया आंदोलन चल गया। गुजरात में एक नया राज्य की मांग चल गई, क्या? सौराष्ट्र। एक बार पूछा गया प्रश्न है, सौराष्ट्र का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। आज से 2-3 साल पहले ही प्रश्न को पूछा गया था। इतना राज्य था ही। भारत को भले ही आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन अगर हमसे कहोगे तो भारत पूरी तरह से यूरोपियनों के सत्ता से मुक्त 1961 में हुआ। गलती बोल रहा हूं? अब बात यहाँ अनहरा के जगले की सुतले की वाला कहानी है, तो मैं क्या कहूँ? सीधे हम मिलाता किताब तो पढ़ा नहीं है, अन्यथा नहीं लीजिएगा बात को। सही बोला, तनका पढ़ लीजिए। ठीक बोला। 1956 तक फ्रांस इंडिया में था। क्या जी? 1956 तक भारत के 5 ऐसा इलाका था जहां फ्रांसीसियों का क्या था? कब्जा था। 1956 में फ्रांस की सरकार ने 5 गो इलाका या 5 गो राज्य भारत को क्या कर दिया? सौंप दिया। उसमें एक था कौन? पांडिचेरी। पिटाए बागुआ बोलवाता वाला कौन था? पांडिचेरी। और पांडिचेरी सौंपा तो इसको संघ राज्य का दर्जा दिया गया। कौन राज्य? दूसरा था यमन, तीसरा था कारिकल, चौथा था माहे, और 5वां था चंद्रनगर। गलत कि सही? ये 5 गो ऐसा इलाका था जिस पर फ्रांसीसियों का दबदबा था। फ्रांस की सरकार ने ये 5 को इलाका को अपने कब्जा से मुक्त कब किया? 1956 में। तो इसमें जो था
माहे और यानाम और कराईकल, यमन और कराईकल जब मिला तो इसको मद्रास में शामिल कर लिया। कहाँ शामिल कर लिया? मद्रास में। बात करते माहे को केरल में शामिल कर लिया, और किसको बच गया? चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया। अब देखो, भले ही ये आपको ना पूछेगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सेट देखा हूं, या तो बीपीएससी या यूपीएससी, जहां प्रश्न था कि माहे कहां पड़ता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो दिया था केरल के आसपास पड़ता है, चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में, और कारिकल और यानम मद्रास में, और पांडिचेरी तो संशासित राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऐसे करके धीरे धीरे राज्यों की संख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। बाद में प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1963 की कहानी है, 1963 की कहानी है, असम से काटकर एक नया राज्य बन गया नागालैंड। मैं लिखाने के क्रम में बता दूंगा कि कौन राज्य कब बना। जिसके बारे में न लिखा है समझना कि 56 में बना, गलती की सही। और 1956 के बाद के जो भी राज्य बना वो अलग अलग वर्ष में बना। हाँ, किसी वर्ष 3 बना, जैसे 1960 में 2 बना, 66 में फिर 2 बना, 63 में नागालैंड। तो एक बात याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनने वाला भारत का एकमात्र राज्य कब बना? और इसको असम से काट कर क्या किया गया था? बनाया गया था। पहले असम ही एक राज्य था, और असम से ही 6 भाग में टूटा है, 7 हो गया। उसके बाद गुजरात पुर्तगाली भाग ये नहीं रहा था, कहा था कि नौजवान हम तो रहबे करेंगे, नहीं। तो भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई किया। क्या किया? भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई किया, और भारत सरकार के पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस कार्रवाई द्वारा 1961 में पुर्तगालियों को भारत से क्या किया गया? मुक्त किया गया। तो 1961 में गोवा, दमन व दीव पुर्तगालियों ने किसे सौंप दिया? भारत को सौंपा, और यहां से क्या हो गया? भाग गया। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य है। गलत कि सही? अब लास्ट टॉपिक मेरे सामने आ जाता है, भाषा की राजनीति। लास्ट टॉपिक क्या आता है? भाषा की राजनीति। लास्ट टॉपिक क्या आता है? भाषा की राजनीति। देखो, इतिहास में टॉपिक था कि नहीं? थोड़ा सा है ना? आप पढ़ रहे हो तो पूरा लगभग इतिहास से कम 30% प्रश्न मिलता जुलता हो। इसलिए बार बार बोलता हूं कि जो बच्चे ज्यादा होशियार बन रहे हैं कि मेरा विषय नहीं है तो ना पढ़ेंगे, तो ट्रैक्टर पर क्या लिखा रहता? लटकला तो गेला बेटा। हाँ, वही कहानी हो जाएगा उनके साथ। हाँ, बस ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है, नेपाल में ज्यादा, क्योंकि वो ट्रैक्टर ज्यादा चलता है ना। हमारे बच्चे पिछड़ने के पीछे कारण है डिग्री के लिए पढ़ते, जबकि पढ़ाई डिग्री नहीं नॉलेज के लिए होनी चाहिए। हम अगर डिग्री के लिए पढ़े होते, तुम हमारी इतना सम्मान और मेरे सामने नहीं आते। हमने नॉलेज के लिए पढ़ा था। और ये देखते हैं कि प्रतिदिन थक का थक लगा रहता है यूनिवर्सिटी का गैस। प्रतिदिन कम से कम 1.5 घंटा आप सबके बड़े भाई बहन की सेवा में लगाता हूँ गैस सीखने में। बीए तो फाइनल ग्रेजुएशन कर लेंगे, लेकिन उस किताब का नाम इनको पता नहीं होगा। हम तो कह दिया हूँ, अभी भी कहता हूँ कि बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले 80% ऐसे बच्चे हैं जो अपना सिलेबस नहीं जानते। टाई बेल्ट लगा के एप्पल के कथी बोलते हैं उसको, आईफोन लेकर बहुत लंबा डिंग डोंग करेंगे। जब देखेंगे यहाँ पढ़ा लिखा लोग है, चुपके से वहां से निकल जाएंगे, नहीं बोलेंगे। भाषा की राजनीति क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है।
हम अपने विचारों को, अपने भावों को जिस माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या रखते हैं, उसी को कहते हैं भाषा। भाषा के कारण ही संसार में जितने प्राणी हैं, उन सारे प्राणियों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह है मानव। हालांकि भाषा सबकी है, लेकिन मानव की भाषा क्या है? विकसित है। गलत सही। और भाषा के कारण ही अन्य प्राणी में हम क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। अगर हमारे पास भी भाषा नहीं होता तो हम भी पशु की तरह कोका कोका करते रहते हैं, ढेंचू ढेंचू करते रहते हैं। हम म्याऊं म्याऊं, डराती है बिल्ली, कहते म्याऊं म्याऊं, और डरती रहती है। कहता तू घर में ना छताऊ, क्या करना, दूध पीना है। एक विद्वान थे मॉरिस जॉन्स, जिन्होंने भारत को संतवादी भाषा का देश कहा। हर राष्ट्र का, हर देश का अपना एक भाषा होता है जिसे राष्ट्रभाषा के नाम से, और जिस देश का भाषा नहीं होता है वो अपने भाषा का निर्माण करने का काम करता है, क्योंकि भाषा किसी व्यक्ति की, किसी राष्ट्र की, किसी समुदाय की पहचान होती है। अगर आपके पास भाषा में हिंदी बोलते हैं तो पूरे विश्व में हम एक स्वर में कहेंगे हिंदुस्तानी है। अगर मैं हिंदी बोलता हूं तो आप समझ जाएगा क्या हिंदुस्तानी है। अंग्रेजी बोलते हो, कंफ्यूजन में जिएगा वो। ये तो खिचड़ी हो गया, कौन देश के पोते नहीं चलेगा। हमें तो गर्व करनी चाहिए कि बाहर जाओ तो अंग्रेजी धराधर बोल के अपने मातृभाषा का, अपने मातृभूमि का अपमान मत करो। हिंदी बोलोगे तो अमेरिका वाला कह देगा हिंदुस्तान होगा। अमेरिका में कंफ्यूजन में जीता है, अरे इंग्लैंड वाला हो तो कि फ्रांस वाला हो तो कि जर्मनी वाला हो तो खिचड़ी हो गया। इसलिए अंग्रेजी किसी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। अंग्रेजी को जोड़ने वाली भाषा, कम्युनिकेशन का लैंग्वेज माना गया है। बात समझ गए? क्योंकि उसको सब जानता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। लेकिन रियल में उसको कम्युनिकेशन का लैंग्वेज कहा गया, जोड़ने वाली, लोगों को जोड़ने वाली। क्योंकि जो सब भाषा नहीं समझता, लेकिन अंग्रेजी तरीका तरीका सब समझता है। तो भाषा किसी राष्ट्र का, किसी व्यक्ति का, किसी समुदाय का पहचान होता है। और मॉरिस जॉन्स ने भारत को संतवादी भाषा का देश कहा। भाषा किसी समुदाय की पहचान होती है। इसलिए हमारे भाषा के संबंध में टैगोर ने लिखा कि भाषा कितना महत्वपूर्ण है। तो भाषा का निर्माण करते समय एक बात ध्यान में रखो कि भाषा कोई चोला या लबदा नहीं है, शॉर्ट पैंट न है कि जब फटा तब उठा के फेंक दिया। भाषा हमारे चमड़ी के समान है, कुछ जो जन्म के साथ हमारे बॉडी में चिपका रहता है, मरने तक हमारे बॉडी में चिपका रहेगा। तो हमें भाषा का निर्माण भी बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए जब संविधान सभा में भाषा निर्माण की बात चल रही थी तो अलग अलग लोग अलग अलग भाषा का राग आलाप कर रहे थे। गांधी जी तो हिंदी और उर्दू को मिलकर हिंदुस्तानी भाषा का डिमांड कर दिया। तो आरबी धुलेकर ने कहा, बड़ी निर्भीक शब्दों में कहा कि संविधान सभा में बैठे जो व्यक्ति हिंदी को नहीं जानता है, जो देवनागरी लिपि को नहीं जानता है, उसे संविधान सभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। काफी विवाद हुआ, लेकिन विवाद के बाद कहा कि राष्ट्रभाषा नहीं, उसको राज्य भाषा कहा जाए। और संविधान के अनुच्छेद 350 में है ना सही, आर्टिकल 350 में कह दिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। लेकिन आर्टिकल 343 में कहा गया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने किसी क्षेत्रीय भाषा को दूसरी राजकीय भाषा बना सकता है। क्योंकि हिंदी पर कई राज्य लोगों को आपत्ति थी, जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन चल रहा है, कई लोग की आपत्ति थी। तो कहा कि देखो रहेगा तो हिंदी है, 15 साल तक आपको समय दिया गया, 15 साल में सुधर जाओ। फिर भी नहीं सुधरा, सरकार को यहां पर झुकना पड़ा, क्योंकि इस भारत का संविधान नमनीय भी है, लोचशील भी है। तो कहा कि भाई आप किसी लोकल भाषा को दूसरा भाषा बनाओ, लेकिन प्रथम भाषा क्या होगा? हिंदी ही रहेगा। और हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम बना। और इसी 1963 के राजभाषा अधिनियम के द्वारा 1965 में हिंदी
26 जनवरी 1965 को हिंदी को भारत का क्या बना दिया गया, राज्य भाषा बना दिया गया और कहा गया कि ऑफिशियली यूज में हिंदी का प्रयोग करना है, लेकिन आप चाहें तो अन्य भाषा का भी प्रयोग। हालांकि विश्व के सभी देश के है, लेकिन स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां 4 गो भाषा है, क्योंकि वहां अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, जर्मन, फ्रेंच, रोमन और स्विस। तो ये रहा आज के क्लास, और चैप्टर नंबर 1 भी मेरा क्या होता है, इंड होता है।